नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल ने हमें सशक्त, विकसित और समावेशी भारत की दिशा में कार्य करने का अवसर दिया। मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन कल। यूक्रेन में भारतीय दूतावास का नागरिकों के लिए नया परामर्श, सहायता के लिए नए फोन नंबर जारी किए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.73%। तमिलनाडु में वित्त मंत्री पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। कृषि ऋण, आभूषण ऋण और स्व सहायता समूहों के ऋण माफ करने के लिए 41 अरब रुपए से अधिक आवंटित। मणिपुर में कुकी पीपल्स अलायंस ने नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा तथा अभिनेता आर माधवन ने आज दुबई एक्सपो के भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े का शुभारंभ किया। देश भर में रंगों के पर्व होली की धूम और भारत के लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचे। त्रिशा जोल्ली और गायत्री गोपीचंद्र भी महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान पीढ़ी के लोगों को स्वाधीनता संग्राम के दौरान प्राणों की आहुति देने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अमृतकाल ने हमें सशक्त, विकसित और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने सरकार की नीतियों की सफलता और विस्तृत बदलाव सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान युवाओं की ताकत से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। श्री मोदी ने मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह की वर्चुअल माध्यम से आज शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभूतपूर्व सुधारों ने भारत को इतना सशक्त राष्ट्र बना दिया है जो घरेलू और वैश्विक जरूरतें भी पूरी कर रहा है। At the core of this principle is to make India an economic powerhouse that caters to domestic and global needs. Unprecedented reforms were brought in which will boost economic progress. Production-linked incentive schemes were introduced in different sectors to encourage local enterprise. India's startup ecosystem has never been more vibrant. Youngsters from tier 2, tier 3 towns and even villages are doing excellent work. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत को बड़ी आशा से देख रहा है और महामारी से निपटने में भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। India is leading the world in the field of technological advancement. In just the past 4 years, the numbers of UPI transactions have increased over 70 times. This shows the eagerness of our people to embrace positive changes. We fully understand the importance of next generation infrastructure. Rupees 110 lakh crore are being spent on a national infrastructure pipeline. PM Gati Shakti is going to make infra creation and governance more seamless. श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। The media played a critical role. In these years gone by, I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness,
and Beti Bachao, Beti Padhao. These are subjects beyond the domain of politics and political parties. They are about making a better nation in the coming years. प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर मातृभूमि अखबार ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। Friends, inspired by Mahatma Gandhi's ideals, Matrubhumi was born to strengthen India's freedom struggle. Matrubhumi is a key part of the glorious tradition of newspapers and journals founded all across India to unify the people of our nation against colonial rule. मातृभूमि के प्रकाशन की शुरुआत 18 मार्च 1923 को हुई थी। On this occasion, my greetings to those associated with this newspaper. I also ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन कल आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। ऑस्ट्रिया के यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्य मंत्री अलेक्जेंडर स्क्वालेनबर्ग 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर रविवार को श्री शेलनबर्ग के साथ बैठक करने वाले हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने संघर्षरत देश में रह रहे भारतीयों के लिए आज नया परामर्श जारी किया। इसमें कहा गया है कि भारतीय दूतावास कार्य करना जारी रखे हुए हैं और ईमेल cons1kyv@mea.gov.in के जरिए संपर्क किया जा सकता है। सहायता के लिए व्हाट्सएप पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर काम कर रहे हैं। ये नंबर हैं +38 09 33559958 +19 20 52 90802 और +91 74 28022564। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने यूक्रेन पर विनाशकारी युद्ध की आलोचना करते हुए कहा है कि युद्ध से यूक्रेन की जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इस समय यूक्रेन में शांति ही जीवन रक्षक औषधि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेसस ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उनके संगठन ने अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर 43 हमलों की पुष्टि की है। इन हमलों में 12 लोग मारे गए और 34 अन्य घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,528 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 29,181 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 3,997 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई न बरतने को कहा है। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। श्री भूषण ने जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देने पर बल दिया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल ने हमें सशक्त, विकसित और समावेशी भारत की दिशा में कार्य करने का अवसर दिया।
मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन कल। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया, सहायता के लिए नए कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध कराए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.73%। तमिलनाडु में वित्त मंत्री पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। कृषि ऋण, आभूषण ऋण और स्व सहायता समूहों के ऋण माफ करने के लिए 41 अरब रुपए से अधिक आवंटित। मणिपुर में कुकी पीपल्स अलायंस ने नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा तथा अभिनेता आर माधवन ने आज दुबई एक्सपो के भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े का शुभारंभ किया। देश भर में रंगों के पर्व होली की धूम और भारत के लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे और त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद भी महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। बजट में कृषि ऋण, आभूषण ऋण और स्व सहायता समूहों के ऋण माफ करने के लिए 41 अरब रुपए से अधिक आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से राजस्व घाटे में 7,000 करोड़ रुपए की कमी होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पिछले वर्ष का राजकीय घाटा 4.61% से घटकर 3.8% हो जाएगा। मणिपुर में कुकी पीपल्स अलायंस केपीए ने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया है। केपीए को हाल के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल के मणिपुर विधानसभा चुनाव में 60 में से 32 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा से द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने असम से पवित्रा मार्गेरिटा, हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर सिकंदर कुमार, नागालैंड से श्रीमती एस फांगनोन कोन्याक और त्रिपुरा से प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साह को मैदान में उतारा है। पंजाब की 5 सीटों, केरल की 3 सीटों, असम की 2 सीटों और हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा की 1-1 सीट के लिए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव इस महीने की 31 तारीख को होने हैं। 21 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा और अभिनेता आर माधवन ने आज दुबई एक्सपो 2020 के इंडिया पवेलियन में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े का उद्घाटन किया। श्री अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े के आयोजन का उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत के कौशल का प्रदर्शन करना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। दुबई एक्सपो विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपो है। यहाँ पर 192 कंट्रीज रिप्रेजेंटेड हैं, सबने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और ये एक्सपो अब 31 मार्च को खत्म होने वाला है। परंतु आखिरी के अंदर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर का इंडिया का शोकेस हमने इस फोर्टनाइट में किया है, क्योंकि मीडिया एंटरटेनमेंट सबसे विजिबल और सबसे कलरफुल सेक्टर है भारत का। आज होली के दिवस पे हमने इस मीडिया एंटरटेनमेंट फोर्टनाइट का यहाँ पर उद्घाटन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आगामी पखवाड़े में पवेलियन में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। मंत्रालय आपसी सहयोग के बारे में संयुक्त अरब अमारात के साथ एक सहमति पत्र भी तैयार करेगा। इस बारे में अगले कुछ महीनों तक विचार विमर्श जारी रहेगा और इस सहमति पत्र पर अगले 6 से 8 महीनों में हस्ताक्षर होने की संभावना है। देश भर में आज रंगों के पर्व होली की धूम है। होली वसंत के उल्लास का प्रतीक है।
होली का त्योहार उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन में भी होली की विशेष धूम है। एक रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जमकर अबीर गुलाल बरस रहा है। मथुरा के प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमण मंदिर, दामोदर मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर में देश विदेश से आए श्रद्धालु ठाकुर जी को साक्षी मानते हुए होली खेल रहे हैं। यहाँ होली का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। समूचा ब्रज मंडल होली के रंग में रंग गया है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। अरे होली के दिन देखो आई रे ब्रज में रंग क्या रे। मध्य प्रदेश में भी होली बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। 5 दिन का ये त्योहार होलिका दहन के साथ शुरू हुआ। लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर बधाइयां दे रहे हैं। और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए होली सार्वजनिक स्थलों की बजाय रिहायशी परिसरों में, खुली जगहों और बागीचों में मनाई जा रही है। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश भर में हुरियारों की टोलियां जगह जगह रंगों से सराबोर नजर आ रही हैं। खास बात यह है लोग ज्यादातर प्राकृतिक और जैविक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री निवास पर समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। होली के साथ ही राज्य के आदिवासी जिलों झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, धार में भगोरिया पर्व उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जॉली की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता लक्ष्य को आज क्वार्टर फाइनल में चीन के लू ग्वांगझू के खिलाफ वॉकओवर मिला। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जॉली की भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की ली सोही और शेन सियुंग चान की जोड़ी को 14-21, 22-20, 21-15 से पराजित किया। इस बीच पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का ये 200वां मैच होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सवेरे 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा। विश्व कप में भारत 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने 4 मैच जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी सुनवाई के जेल में डालने का अधिकार दिया गया। इस कानून का औपचारिक नाम अनाकीन और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट था। इस कानून से औपनिवेशिक प्रशासन को व्यापक अधिकार मिल गया। राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में किसी को भी बिना किसी सुनवाई के 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश फैल गया।
गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। ब्रिटिश शासन ने लोगों के खिलाफ भारी सख्ती शुरू कर दी और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में नृशंस जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। रॉलेट एक्ट से भड़की हिंसा और खून खराबे ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के भंवर में डाल दिया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय खोलते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हम इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 18 मार्च 1914 को पंजाब में अमृतसर के निकट हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी के अन्य सदस्यों जनरल शाहनवाज खान और कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ ढिल्लन पर भी राजद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। ढिल्लन फरवरी 1942 में जापान के हाथों सिंगापुर की पराजय के बाद इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। 1944 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, ढिल्लन को नेहरू ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया। उन्हें बर्मा में इरावदी नदी की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 12 फरवरी 1945 को इरावदी के पास तैनात INA के जवानों पर विमान से बमबारी की गई। भीषण बमबारी और हमले के बावजूद INA इरावदी पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रही। ब्रिटिश सेना ने दूसरा हमला मोटर बोट के जरिए न्यांगू पर किया। इस हमले को भी नाकाम कर दिया गया। लेकिन लगातार किए जा रहे हमलों के कारण INA बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रह पाई और ढिल्लन को पागन तक हटना पड़ा। ढिल्लन को फिर से मित्र राष्ट्रों की सेना को कयाउक पांडोंग तक बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई। ढिल्लन और उनके सैनिकों ने ब्रिटिश हमलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अप्रैल 1945 में ब्रिटिश टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के भीषण हमलों के बीच INA को मागवे तक लौटना पड़ा। जब ढिल्लन, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल की सुनवाई शुरू हुई, तब तक नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी शुरू हो चुकी थी। जिस सशस्त्र सेना का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना आधिपत्य लागू करने के लिए करती रही थी, वही सेना अब उसके खिलाफ हो गई थी। लंबे समय तक चले मुकदमे में 4 जनवरी 1946 को ढिल्लन को शाहनवाज और प्रेम सहगल के साथ रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गुरबख्श सिंह ढिल्लन ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जीवन व्यतीत किया, जहां 6 फरवरी 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। भेंट तुम्हारी ये जीवन हो, मर मिटने के लिए मगन हो। आज हम स्वतंत्रता सेनानी कुंजीलाल दुबे को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 18 मार्च 1896 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। कुंजीलाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के समय से ही मदन मोहन मालवीय और NC केलकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित थे। कुंजीलाल 1937 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र के दौरान स्वागत समिति के सचिव रहे। 1941 में उन्हें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए चुना, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर लगभग 1 वर्ष के कारावास की सजा दी। 1942 में रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। इस बार 2 वर्ष की जेल की सजा हुई। 1946 में वे विधानसभा चुनाव में जबलपुर से चुने गए। चाहे जितना भले दमन हो, मर मिटने के लिए मगन हो। आजादी के बाद कुंजीलाल दुबे राजनीति से सक्रियता से जुड़े रहे। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए। इस महान राष्ट्रवादी नेता को आकाशवाणी समाचार का नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने आसनसोल लोकसभा सीट के लिए विधायक अग्निमित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट के लिए किया घोष को टिकट दिया गया है। पार्टी ने बिहार में बोचहा सीट से बेबी कुमारी और महाराष्ट्र में कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से सत्यजीत नाना शिवाजीराव कदम को मैदान में उतारा है। इन सीटों पर उपचुनाव 12 अप्रैल को होंगे। नामांकन पत्र 24 मार्च तक भरे जा सकते हैं। अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर भारत में जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। देश के पूर्वोत्तर में इम्फाल, शिलंग, आइजोल और कोहिमा में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल ने हमें सशक्त, विकसित और समावेशी भारत की दिशा में कार्य करने का अवसर दिया। मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन कल। यूक्रेन में भारतीय दूतावास का नागरिकों के लिए नया परामर्श, सहायता के लिए नए फोन नंबर जारी किए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.73% हुई। तमिलनाडु में वित्त मंत्री पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। कृषि ऋण, आभूषण ऋण और स्व सहायता समूहों के ऋण माफ करने के लिए 41 अरब रुपए से अधिक आवंटित। मणिपुर में कुकी पीपल्स अलायंस ने नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा तथा अभिनेता आर माधवन ने आज दुबई एक्सपो के भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े का शुभारंभ किया। देश भर में रंगों के पर्व होली की धूम। और भारत के लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।